हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, उसकी एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक सारी जो यूनिट है चारों की चारों यूनिट कवर करवाने वाला हूं वन शॉट रिवीजन वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। उन कंसेप्ट के क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होने हैं वो सारे फॉर्मूलाज आपको बताता हुआ चलूंगा, जिससे आप एग्जाम में अगर उस कंसेप्ट पर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो कंसेप्ट पता होगा और आप फॉर्मूला लगा के उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस वन शॉट रिवीजन वीडियो को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज ये की चैप्टर वीडियो। नंबर का सीक्वेंस है। इसमें ये आप ये मत देखिएगा, ये सीक्वेंस किसी और चीज का है। आप चैप्टर का नाम देखिएगा, टॉपिक देखिएगा आपका, और वो चीजें कवर करते हुए चलिएगा। सबसे पहला आपका आएगा जो सेंट्रल टेंडेंसी आएगा आपका चैप्टर, और डिस्पर्जन है उसके बारे में आएगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी को समझने के लिए सबसे पहले आपको तीन चीजों को समझना पड़ेगा। जो आपको डेटा दिया होता है वो तीन फॉर्म में दिया होता है, जिसे हम कहते हैं टाइप ऑफ सीरीज। मतलब डेटा को तीन तरीके से दिया गया होता है। एक होता है इंडिविजुअल डेटा, एक होता है डिस्क्रीट डेटा, एक होता है कॉन्टिन्यूस डेटा। तो जब आपको सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको पहले डेटा को समझना पड़ेगा कि कौन सा डेटा है, उसके अकॉर्डिंग उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल डेटा कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ वैल्यूज होती हैं, सिर्फ वेरिएबल होते हैं और कोई भी चीज नहीं होती है, जैसे कि 10 20 सिर्फ नंबर्स आपको दिए गए होंगे। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, जिसमें आपको दो चीजें दी गई हों। एक जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया गया है, मार्क्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। तो दो डेटा हो गए आपके पास, एक मार्क का एक स्टूडेंट का। वहीं कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट में दोनों वैल्यू होती हैं, वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मतलब कि इस नंबर के इतने स्टूडेंट हैंगे। वहीं कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है, यहाँ पर आपको एक चीज की रेंज दी गई होती है, एक चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई होती है, तो उसे कहा जाता है आपका कॉन्टिन्यूस डेटा। जैसे 10 से 20 मार्क वाले आपके 5 स्टूडेंट है। ये चीज बेसिक चीज है, आपको मे भी पता होगी, नहीं पता थी तो ये मैंने आपको क्लियर कर दी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसमें एक वर्ड यूज होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी बार कोई चीज ऑकर हो रही है, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल का यूज होता है। क्लास इंटरवल क्या होता है, जिसमें लोअर और अपर लिमिट आती है हमारी। क्लास लेंथ क्या होती है, जब हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं। लोअर और अपर लिमिट क्या होती है, जैसे कि ये 10 20 मार्क्स दिए गए थे, इसमें ये लोअर लिमिट हो गई आपकी 10, अपर लिमिट हो गई 20। तो अगर आपको क्लास इंटरवल पूछा जाए तो 10 से 20 का है। वहीं क्लास लेंथ पूछी जाए तो अपर लिमिट में से जब आप मतलब 20 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका जो 10 निकल के आया वो हो गई आपकी क्लास लेंथ। ठीक है। अब आता है आपकी जो ये कंटिन्यूस सीरीज होती है, ये भी दो तरीके की होती है। कंटिन्यूस सीरीज में एक तो होती है आपकी इंक्लूसिव सीरीज, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, जिसमें आपको जो क्लास लेंथ, जो क्लास इंटरवल दिया होता है ना, उसके जो दोनों नंबर होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। मतलब अगर 10 से लेकर 20 तक बोला है आपको तो उसमें 10 वाला नंबर भी लिया जाएगा और 20 वाला नंबर भी लिया जाएगा, तो उसे कहा जाता है आपकी इंक्लूसिव सीरीज। ये किस तरीके से चलती है, जैसे 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, ये होती है आपकी इंक्लूसिव सीरीज। वहीं एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज में जो आपकी लोअर लिमिट होती है वो इंक्लूड होती है, बट अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है। अब जो कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर तो दिया आपको 10 से 20, 20 से 30, लेकिन कई बार क्या होता है, जो आपको ये लिमिट दे दी जाती है ना, वो कैसे दे दी जाती है, इंक्लूसिव वाली दे दी जाती है, लेकिन आपको उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए। तो आप उसे एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है कि आप जो लोअर लिमिट होगी उसमें से -0.5 कर देंगे और जो अपर लिमिट होगी उसमें से +0.5 कर देंगे, तो आपकी वो एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाती है। ठीक है। एक वर्ड यूज होता है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी टिल दैट पॉइंट। जैसे कि अगर आपको किसी फ्रीक्वेंसी दी है 2 4 3, ये तीन इन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी दी है आपको, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जैसे कि 2 का 2 पहले का 2 आ गया। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको निकालनी है, तो यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली 4 और ये वाली 2, तो 2 + 4 होके 6 आ गई है फ्रीक्वेंसी। वहीं थर्ड पॉइंट पर आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 इसकी, इससे ऊपर वाले की और उससे ऊपर वाले की, तो 3 + 4 + 2 9 आ गई आपकी। ठीक है। ये होती है आपकी लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब आप ऊपर से ही शुरू कर दें। और जो एक होती है मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है, तो जब आप फ्रीक्वेंसी जितनी भी दी है उसका टोटल लें पहले, उस टोटल को सबसे पहले वाले नंबर पे लिखें, उसके बाद सामने वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे माइनस करते चले और नीचे लिखते चलें, तो वो होती है आपकी मोर देन टाइप।
जैसे कि इसका टोटल आया था 9, 9 आपने यहाँ लिखा, फिर इसके सामने फ्रीक्वेंसी थी 2, तो 9 में से 2 माइनस करा तो आ गया आपका 7, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इस 7 के सामने 4 था, इसमें से ये माइनस करा तो आया आपका 3, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आती है हमारी बात मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में आता है हमारा मीन, मोड और पार्टीशन वैल्यू, जिसे हम एक तरीके से क्या कह देते हैं, मीडियन कह देते हैं। ठीक है, जो पार्टीशन वैल्यू में 4 चीजें आती हैं, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे टॉपिक में सिर्फ मीडियन दिखाना है, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल हमारे सिलेबस में नहीं है। मीन में हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन नहीं है। डिस्पर्जन में हमारे पास रेंज भी है, मीन डेविएशन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है और क्वार्टाइल डेविएशन भी है। ये सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, रेंज के अंदर रेंज आती है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज आती है। मीन डेविएशन में मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यही, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो देखिए, अब सबसे पहले बात आती है हमारी अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, 3 तरीके से हमें सभी चीज़ों के फॉर्मूले देखने हैं, आपकी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज का जो मीन होता है वो निकालने का फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो चीज़ मैं मार्क कर रहा हूँ उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारे फॉर्मूले आपको कंफ्यूज कर देंगे। अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट कैसे करते हैं, एक्स के ऊपर ये बार लगा देते हैं, तो ये अर्थमेटिक मीन का साइन होता है। फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी आपको नंबर दिया उन सबका टोटल करना है, वो लिख देना है न्यूमरेटर में, और अपॉन में क्या लिखना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब वो कितनी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो गिनकर आपको लिख देना है नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा आपका अर्थमेटिक मीन। वहीं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला आपको दिया है ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ और सिग्मा एन। ठीक है, तो अब क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, एफ का मतलब है आपका फ्रीक्वेंसी, एक्स का मतलब है आपका जो आपके क्लास इंटरवल दिया होता है वो चीज़। लेकिन एफ एक्स लिखा है मतलब फ्रीक्वेंसी को आपको क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका टोटल लेना है। तो सिग्मा का मतलब होता है आपका सम। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई क्लास इंटरवल का टोटल, और अपॉन में क्या आएगा, या तो सिग्मा फ्रीक्वेंसी का टोटल, या जिसे हम और किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा एन, मतलब टोटल। इसका मतलब भी वही होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। ये होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज के लिए। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी यही होता है, बस जो एक्स होगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, आपको रेंज दी गई होती है क्लास इंटरवल की, तो आप क्या वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जो मिड पॉइंट होता है उन दोनों रेंज का, मतलब अगर 10 से लेकर 20 तक का इंटरवल दिया है तो उसका मिड पॉइंट आएगा 15। तो आप फ्रीक्वेंसी को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा फिर आपका एफ इंटू एक्स। ठीक है, ये होता है आपका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, देखिए इसे देखते हुए चलते हैं। वैसे आपके लिए इतनी जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं कवर करवा देता हूँ। इफ ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज के, अगर सारी ही वैल्यू के हैं, किसी जो आपको डेटा दिया है उसमें सारी वैल्यू के हैं, मतलब कोई सेम नंबर है, तो उसका जो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा वो भी वही नंबर हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम दिया है, अगर आप डेटा में जो आपका क्लास इंटरवल होता है उसमें से मीन को माइनस कर देंगे और सबका टोटल करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। उसके बाद अगर फ्रिक्वेंसी भी दी गई है तो उससे फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वैल्यू आपकी 0 आएगी। एम इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन स्केल एज वेल एज ओरिजिन, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, छोड़िए। ये देखिए, इफ टू ग्रुप कंटेन n1 एंड n2 ऑब्जर्वेशन, देयर मीन्स आर x1 एंड x2, देन अगर 2 ऑब्जर्वेशन है जिसमें एक में n1 नंबर है एक में n2 नंबर है, उनका जो मीन हैगा वो n1 वाले नंबर वालों का x1 है और n2 वालों का x2 है। तो अगर हमें बोला जाए कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है ये x1 इंटू n1 x2 इंटू n2 अपॉन में n1 प्लस m2। ये सारी आपको वैल्यू दी गई होंगी, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू लगानी पड़ेगी। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आपके सिलेबस में है नहीं। पार्टीशन वैल्यू में सिर्फ आपको मीडियन देखना है, क्वार्टाइल और डेसाइल परसेंटाइल ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। ठीक है, मीडियन होता क्या है, तो मीडियन का आप ये देख लीजिए, मीडियन किसी भी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम ये मान सकते हैं मीडियन जो होती है वो बीच वाली वैल्यू होती है उस सीरीज की। लेकिन आप इंडिविजुअल सीरीज में तो बीच वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसमें आप बीच वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूलाज का यूज होता है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमें सीरीज दी गई होती है, अगर इंडिविजुअल सीरीज हैगी तो उससे हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मीडियन निकालने के लिए अगर
जब हमने इंडिविजुअल सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम उसके एलिमेंट्स को काउंट करेंगे कि इसमें टोटल नंबर हैं कितने। अगर ऑड नंबर्स हैं, मतलब या तो 5 नंबर दिए गए हैं या 7 दिए हैं, 9 दिए हैं, ये सारे ऑड नंबर्स दिए गए हैं, तो उसका जो मीडियन होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, मीडियन रैंक निकालने का फॉर्मूला है n+1/2, मतलब जितने टोटल नंबर हैं उसमें 1 प्लस करेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास निकल के आएगी रैंक, कि उस रैंक पर जो नंबर रहेगा वो उसका मीडियन हो जाएगा। वहीं अगर इवन नंबर होते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या, n/2 निकालेंगे, n+1/2 निकालेंगे, जो दोनों रैंक निकल के आएंगी उनका एवरेज लेंगे, मतलब n/2 करने से आपका 6 आ गया, n+1/2 करने से आपका 7 आ गया, तो 6 + 7 लेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे, जो रैंक आएगी उस पर जो नंबर होगा वो आपका उसका मीडियन होता है। ठीक है, ये आप फॉर्मूलाज यूज करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। वहीं अगर कोई डिस्क्रीट सीरीज है तो उसे भी पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में हम कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हम रैंक को कैलकुलेट करते हैं। रैंक कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला आएगा n+1/2, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल लेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, उससे हमारी निकल के आ जाती है आपकी रैंक मीडियन की। अब रैंक जब निकल के आती है तो चेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन दी रैंक। फिर जो रैंक से ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो भी हमारी रैंक निकल के आई है उससे ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे देखेंगे, और उसके सामने वाली जो डिजिट होगी, जो इंटरवल होगा, वो हमारा उस डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसी होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए, मतलब उसमें लोअर लिमिट इंक्लूडेड होनी चाहिए लेकिन अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फॉर्मूला था रैंक निकालने का n+1/2, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला आएगा n/2। इसमें भी n/2 करेंगे, रैंक निकल के आ जाएगी। रैंक से बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, जो उसके सामने का इंटरवल होगा वो हमारा उसका मीडियन हो जाता है। ठीक है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला देखिए ये दिया गया है। जब आप वो निकाल लेते हैं, क्या वो क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में, जो डिस्क्रीट सीरीज थी उसमें एक ही होता है तो वही उसका मीडियन मान लिया जाता है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसमें आपको इंटरवल दिया होता है। अब उस इंटरवल से आप मीडियन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L + रैंक - C/F × I। अब इसमें L का मतलब होता है आपकी जो लोअर लिमिट है, मतलब अगर आपका क्लास इंटरवल आया है 20 से 30 तो इसमें L हो जाएगा आपका 20। सी होता है आपका क्यूमुलेटिव क्लास ऑफ इंटरवल प्रीसीडिंग द CI, जो आपका मीडियन क्लास निकल के आई है, मतलब जो आपकी रैंक निकल के आई है, रैंक से जो आपने निकाली है मीडियन क्लास, उससे ऊपर वाली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो आपकी सी में आएगी। उसके बाद एफ आती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, जो आपकी क्लास इंटरवल निकल के आई थी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। आई होती है लेंथ ऑफ मीडियन क्लास, जो आपका क्लास इंटरवल है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब जो आपकी 20 से 30 था उसमें से आप अगर इसका डिफरेंस देखें तो आपका निकल के आता है 10, 30 - 20 निकल के आता है 10, तो ये हो जाएगी आपकी आई। ठीक है, ये हो गया आपका मीडियन के बारे में। क्वार्टाइल आपके सिलेबस में है नहीं तो हमें ये देखना नहीं है। फिर आती है बात आपकी मोड की। मीन हो गया, मीडियन हो गया, थर्ड आता है मोड। मोड होता क्या है, तो मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑकर्ड ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज। किसी सीरीज के अंदर कोई चीज कितनी बार ऑकर हुई है, जो सबसे ज्यादा बार ऑकर होती है वो कहलाती है उसका मोड। इंडिविजुअल सीरीज के लिए बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कोई ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है वो कहलाती है मोड डिस्क्रीट सीरीज का। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम क्या करते हैं, सीरीज एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, उसके बाद हम उसकी मॉडल क्लास कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाते हैं, तब हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज का मोड निकल के आता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × I। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, मॉडल क्लास निकालेंगे जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो उसकी मॉडल क्लास हो गई। अब उस मॉडल क्लास में आपके पास क्लास इंटरवल दिया होता है तो उसका मोड कैसे निकालेंगे, तो वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। L वही आपकी लोअर लिमिट, F1 होती है जो आपकी मॉडल क्लास आई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, F0 होती है उससे ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, और F1 होती है उससे नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो और I का मतलब आपको पता ही है, डिफरेंस क्लास इंटरवल का। तो इस फॉर्मूले से आपका मोड निकल के आ जाएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज का मोड आपको बता ही दिया है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही उसका मोड हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज का सिंपल ऑब्जर्वेशन से हम जो नंबर सबसे ज्यादा बार ऑकर हुआ होता है, मतलब रिपीट हुआ होता है, वो उसका मोड हो जाता है। ठीक है,
मोड की प्रॉपर्टीज दी हैं, ये आप रहने दीजिए, करने की जरूरत नहीं है। फिर आती है आपकी रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। रिलेशन आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपकी रिलेशन होती है मीन मोड और मीडियन के बीच में। ये से कभी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मीडियन दिया होगा, मीन दिया होगा, आपको मोड कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाएगा। मोड मीन दिया होगा, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाएगा। मोड और मीडियन दिया होगा, मीन कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका ये सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन मीन्स स्कैटरनेस ऑफ डेटा, मतलब जो आपका डेटा है वो कितने एक्सटेंट तक फैला हुआ है, वो कहलाता है आपका डिस्पर्जन। इट हेल्प अस टू इवेल्युएट हाउ स्कैटर अवर डेटा, मतलब डेटा कितना फैला हुआ है। एवरी डिस्पर्जन हैज कोफिशिएंट एज वेल। कोफिशिएंट इज ऑलवेज अ यूनिट फ्री मेजर। हर डिस्पर्जन का एक कोफिशिएंट होता है, जो कोफिशिएंट होता है वो यूनिट फ्री मेजर होता है। कई बार ये क्वेश्चन में गलती कर देते हैं बच्चे, उसके पीछे कोई वो लगा देते हैं, यूनिट लगा देते हैं, लेकिन जो डिस्पर्जन निकल के आता है वो हमारा यूनिट फ्री होता है, उसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगती है, सिर्फ वो नंबर्स रहता है। तो डिस्पर्जन में हमारे पास सबसे पहली चीज आती है रेंज, जो कि हमें देखनी है। तो रेंज होती क्या है? इंडिविजुअल सीरीज की रेंज हम कैसे निकालते हैं? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे, हमारे पास रेंज निकल के आ जाती है। रेंज निकल के इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ नंबर दिए गए होते हैं, तो जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सबसे छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा डेटा कहाँ से लेकर कहाँ तक का है, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस एस इंटू 100। एल मतलब लार्जेस्ट नंबर, एस मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपका कॉफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज की रेंज कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सीरीज को एक्सक्लूसिव करेंगे, उसके बाद रेंज क्या होती है? अपर मोस्ट बाउंड्री माइनस लोअर मोस्ट बाउंड्री। जो आपकी इंटरवल आएगी उसमें से अपर सबसे बड़ी जो आपकी क्लास इंटरवल होगी लास्ट में, उसमें से सबसे छोटी वाली को माइनस करेंगे, हमारे पास रेंज निकल के आ जाएगी। कोफिशिएंट का फॉर्मूला वही, अपर मोस्ट क्लास बाउंड्री माइनस लोअर मोस्ट क्लास बाउंड्री अपॉन में अपर मोस्ट क्लास बाउंड्री प्लस लोअर मोस्ट क्लास बाउंड्री मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज का हो गया। रेंज की प्रॉपर्टी बताई है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में मत जाइए। आपको सिर्फ पास होने के लिए नंबर चाहिए, उसके लिए आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लीजिए। मीन डेविएशन क्या होता है? तो इट इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो कोई भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर बता दिया जाएगा, उससे आपकी एब्सोल्यूट डेविएशन जब कैलकुलेट करी जाए और उसका एवरेज लिया जाए, तो वो कहलाता है आपका मीन डेविएशन। एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारी क्या क्या आ जाएगी? मीन, मीडियन और मोड। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलेगा? ये फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन जो आई है उसके अपॉन में ए मल्टीप्लाई बाय 100। ए मतलब एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी आपको समझ में नहीं आया, देखिए मीन डेविएशन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस किसका? ऑल डेविएशन शुड बी पॉजिटिव। मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये आपका होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहें, क्या है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एन। मीन डेविएशन अगर आपको निकालनी है तो क्या, जो आपको डेटा दिया है उसका पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो वैल्यू एक्स हैगी, मतलब जो आपको इंडिविजुअल सीरीज दी है वो, माइनस जो आपका मीन निकल के आया है, हर डेटा से आपको करना पड़ेगा, उनका टोटल लेना पड़ेगा। तो आपके पास सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश आ गया अपॉन में एन, मतलब वो टोटल कितने नंबर है, तो इससे आपका इंडिविजुअल सीरीज का मीन डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। वहीं डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो फ्रिक्वेंसी दी है उसमें से जो मीन निकाला है आप निकालोगे आप, या मीन, मीडियन, मोड जो भी आपको बोला है जिससे भी आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। उसके बाद हर फ्रिक्वेंसी में से उस जो मीन डेविएशन मतलब जो भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी आपने निकालनी है, मीन, मोड, मीडियन, उसमें से फ्रिक्वेंसी को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई दोबारा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सबका टोटल लेना है अपॉन में एन। ये आपको कैसे समझ में आएगा? जब आप इसके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला मैंने आपको ये लिखवा दिया है, आप एग्जांपल सॉल्व करिए। जो आपके पास 10 ईयर अवेलेबल है उसमें से आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरायंस। वेरायंस क्या होता है? डेविएशन के स्क्वायर का मीन। जो डेविएशन है उसके स्क्वायर का मीन वो कहलाता है आपका वेरायंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ओनली। और कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें है क्या? एक्स माइनस एक्स डैश। सबसे पहले जो आपको डेटा दिया है, इंडिविजुअल सीरीज दिया, उसका आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उस अर्थमेटिक मीन में से हर जो डेटा दिया है एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा, उसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी।
उन सभी की स्क्वायर्स को लिखना पड़ेगा, उनका टोटल लेना पड़ेगा, वो आएगा आपके न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपके टोटल वो नंबर आएंगे, उसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा। डिस्क्रीट सीरीज का यही सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। बाकी आप प्रॉपर्टीज छोड़िए। क्वार्टाइल डेविएशन आपके सिलेबस में आई थिंक है, सॉरी ये है आपके सिलेबस में। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 और Q1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपन एंडेड डाटा इज मीडियन, मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन फॉर ओपन एंडेड डाटा इज क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें Q3 ये कुछ चीज मिस हो गई है इसमें, अभी आप इसे छोड़िए, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जो यूनिट हैगी आपकी, वो हैगी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का भी जितना कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके, वो चीज़ें मैं आपकी कवर करवाऊंगा। पूरा कंटेंट कवर नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, तो फिर वो क्या है, आपको कॉम्प्लिकेटेड सा कंटेंट है, आपको समझ में भी नहीं आएगा और फिर आपका मन करेगा कि मैं कुछ भी करके ना जाऊँ। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो चीज़ मैं कवर करवाता हुआ आपको चलूँगा। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इवेंट आउटकम। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको इवेंट को समझना पड़ेगा। इसमें इवेंट का यूज होता है, इवेंट और आउटकम ये दो वर्ड का यूज होता है, जिनका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो कहलाता है आपका इवेंट या आउटकम। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांसेस ऑफ आउटकम की, जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा उसके आने के कोई भी एक रिजल्ट आपको बोला जाएगा कि ये होगा, इसके कितने चांसेस हैं, तो उसे कहा जाता है आपका प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल फॉर्मूला होता है जो प्रोबेबिलिटी का, वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट। मतलब जितने आपको फेवरेबल हैं, जिसका आपको रिजल्ट पूछा है कि हाँ ये होगा, वो कितना है उस पूरे डेटा में, और टोटल डेटा कितना है, वो चीज़ जब आप करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम, ये छोड़िए आपको काम करनी है। ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ए, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम। अगर बोला जाए ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, कोई भी इवेंट बता दिया जाए उसके फेवर में ऑड्स कैलकुलेट करने हैं, तो जो आपका इवेंट हैगा वो कितना है अपॉन में उसके अगेंस्ट, उसके अलावा बाकी कितने हैं। इन चीज़ों को जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करते हैं तो आपका ऑड्स इन फेवर निकल के आता है। वहीं ऑड अगेंस्ट इवेंट आता है जब आप न्यूमरेटर में फेवरेबल अनफेवरेबल आउटकम लिखे और नीचे फेवरेबल। फेवरेबल होता है जो आपको इवेंट बोला है वो, और अनफेवरेबल होता है उसके अलावा जो भी इवेंट हैं आपके पास। टाइप्स ऑफ इवेंट आउटकम कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होता है इक्वल लाइकली या म्यूचुअली सिमेट्रिक या इक्वी प्रोबेबल इवेंट। ये इवेंट के टाइप बताए हैं, किस किस तरीके के इवेंट होते हैं। तो इक्वल लाइकली इवेंट क्या होते हैं, जिन इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो, मतलब अगर कोई दो इवेंट है ए और बी, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है तो वो इक्वल लाइकली इवेंट कहलाएंगे। सेकंड होता है इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। श्योर सर्टेन इवेंट, ऐसा इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी वन हो वो श्योर शॉर्ट सर्टेन इवेंट कहलाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पेटिबल इवेंट, ऐसे इवेंट जिनमें अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट नहीं होगा, वो आपके कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब कोई ऐसा काम है जैसे कि आपका हेड और टेल का होता है, तो हेड और टेल दो ऐसे इवेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब अगर कोई किसी सिक्के पर हेड आया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आया तो हेड नहीं आएगा, ये होता है। तो ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाते हैं। वहीं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो एक साथ होकर हो सकते हैं। सेकंड है सिंपल और कंपोजिट इवेंट। सिंपल इवेंट जिन इवेंट को बांटा नहीं जा सकता, और कंपाउंड इवेंट होते हैं जिन इवेंट को और डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि सिंपल इवेंट में क्या आता है, टू अपीयर ऑन अ डाइस, एक डाइस के ऊपर टू आएगा, तो ये टू एक ही होता है, इसको और किसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता। वहीं कंपाउंड इवेंट क्या होता है, इवन नंबर अपीयर ऑन डाइस। अब ये एक से ज़्यादा होते हैं, इवन नंबर तो तीन होते हैं डाइस पर, 2, 4 एंड 6, तो ये हमारा कंपाउंड इवेंट हो जाता है। एग्जॉस्टिव इवेंट होता है जो इवेंट जब किसी एक्सपेरिमेंट के सभी इवेंट को एक साथ लाया जाए, जितने भी इवेंट होते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, उन सभी को जब एक साथ इन्वॉल्व करा जाता है तो वो बन जाता है हमारा पूरा एक एग्जॉस्टिव इवेंट। अब इवेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं इवेंट के साथ। तो सबसे पहले सेट थ्योरेटिक अप्रोच आती है,
तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इवेंट होता है उन्हें सेट्स की फॉर्म में देखते हैं। सेट्स आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, तो टोटल आउटकम कितने हैं उसे डिनोट करते हैं एन एस से। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो जो हमारा इवेंट है एन ए से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकाली जाए ए की, तो एन ए अपॉन एन एस, मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इससे प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, वही मतलब है। सेट्स फॉर्म में हम क्या लिखते थे, यही यूज करते थे इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसे हम यूनियन से डिनोट करते थे, इंटरसेक्शन से डिनोट करते थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। एस जो आपको ऊपर दिखाया था वो यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे एलिमेंट आते हैं। जो ये होता है उसे हम ओमेगा से भी डिनोट करते हैं और एस से डिनोट करते हैं। अब अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको मैं सारे फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ, जो जो ये आएंगे तभी आपको, जब आप इन्हें एग्जाम्पल्स में से सॉल्व करेंगे। इफ इवेंट बी ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ए यूनियन बी क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वहीं अगर तीन इवेंट होंगे और वो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो हमारे इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। वहीं अगर इवेंट है ए एंड बी वो एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाती है हमारी, 1 हो जाती है। वहीं ए बी सी अगर इक्वल लाइकली इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली इवेंट ए ओकर, ये कैसे निकलती है, तो उसे हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, और निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करके। वहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब इसे ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन एक तरीके से, मतलब जिसमें ए को इंक्लूड ना करा जाए और बी को इंक्लूड ना करा जाए, उसकी यूनियन कैसे निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन निकाल के उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारी ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाती है। ठीक है, फिर आती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम कंपाउंड थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसमें हमारे पास दो तरीके के इवेंट होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट इवेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट, तो मतलब एक के होने की वजह से दूसरे के जो आउटकम्स हैं वो अफेक्ट हो, तो उसे डिपेंडेंट इवेंट कहा जाएगा। वहीं अगर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहा जाता है। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी के, ये आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं। ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, ये सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए है रूल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कैसे निकलती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कैसे निकलती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी कैसे निकलती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। वहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश कैसे निकलती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए और ओनली बी ऑकर, ये कैसे निकलती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से हमारे फिर है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये कंटेंट आपका सिलेबस में नहीं है, और अगर हो भी तो आप इसे छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल कंटेंट है, थोड़ा सा आपको फिर ये कंफ्यूज कर देगा। उसके बाद आता है हमारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है आपका। इसमें हमारे पास 3 तरीके के थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसके फॉर्मूलाज लिखवा दे रहा हूँ, अगर आपको करना हो तो आप इसे कवर कर लीजिएगा। एक आधा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, आपको आ जाए डायरेक्ट। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखना है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो इसमें हमें पहले 4 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एन का मतलब होता है ये रिलेटेड है आपका प्रोबेबिलिटी से, अगर आपको प्रोबेबिलिटी आता होगा तभी आप ये कर पाएंगे। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं। एक्स का मतलब होता है आवर आस्क्ड फॉर, मतलब हमें पूछा किसके बारे में है। पी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस,
जिसके बारे में पूछा है उसकी सक्सेस की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और क्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जिसके बारे में पूछा है जिस इवेंट के बारे में उसकी फेलियर के कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं पी एक्स से। इसका फॉर्मूला ये दिया है आपको सी एन एक्स, ये आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो ये सी कॉम्बिनेशन वाला सी है, उसकी ऊपर पावर एन है, अपॉन में एक्स है, एन मतलब टोटल आउटकम एक्स जिसके बारे में पूछा है, मल्टीप्लाई में पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ये सारी आपको ये एन एक्स वैल्यू दी गई है, ये सारी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और इसके अकॉर्डिंग आपका ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, या आप इतना डिटेल में मत जाइए, आप अगर पढ़ना हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो समझाता हुआ चल रहा हूँ। मोड कैसे निकलता है इसका, तो मोड निकलने मीन, सबसे पहले मीन मीडियन मोड और कैसे निकालेंगे इसका। तो मीन का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी, मोड का होता है एन प्लस वन इंटू पी। अगर मोड फ्रैक्शन में आता है तो लार्जेस्ट जो इंटीजर होगा, और वहीं अगर इंटीजर आता है तो उसके दो मोड हो जाएंगे, एन प्लस वन इंटू पी, एन प्लस वन इंटू पी माइनस वन। ठीक है, वहीं अगर दूसरा वेरायंस, वेरायंस को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू पी इंटू क्यू। एन मतलब टोटल आउटकम, पी सक्सेस के चांसेस, क्यू फेलियर के चांसेस, तो ये वेरायंस निकल के आता है आपका। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ एन पी क्यू, मतलब वेरायंस का स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये होता है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं सेकंड आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है, तो इसे भी पी एक्स से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर माइनस एम इंटू में एम टू दी पावर एक्स अपॉन में एक्स का फैक्टोरियल। ई होती है हमारी एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.71828। एम का मतलब है उसका मीन, जो कि कैसे निकलता है एन मल्टीप्लाई पी करके। तो ई की पावर माइनस एम मतलब जो आप मीन निकालेंगे उसको माइनस में लिखेंगे, एम मीन की पावर एक्स, एक्स मैंने आपको बताया था टोटल आउटकम होते हैं, अपॉन में एक्स का फैक्टोरियल, टोटल फैक्टोरियल का, टोटल नंबर का फैक्टोरियल। इसका भी अब जो ये आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है आपका सेकंड वाला, इसमें आपका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी, वेरायंस का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ एम। मीन का अगर रूट कर देंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाता है। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, मोड एम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर एम इंटीजर है तो उसका मोड हो जाएगा एम और एम माइनस वन, वहीं अगर फ्रैक्शन है तो लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपका फॉर्मूला होता है, देखिए पी एक्स, जिसे हम एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, वन अपॉन वेरायंस रूट में टू पाई इंटू ई की पावर दिस। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल है, ई इसमें आएगा एक्सपोनेंशियल, वही ये जो ये साइन दिया है ये है आपका मीन ऑफ एक्स। मीन को इसमें इस तरीके से डिनोट करा है, एक्स है वही आपका रैंडम वेरिएबल, ये जो साइन है ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन, जिसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं। ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे इससे आपका डायरेक्ट नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो मीन मीडियन मोड होते हैं वो तीनों इक्वल होते हैं, तो ये चीज़ आपकी सिंपल हो जाती है इसमें। ठीक है, इसी के साथ आपका जो ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें यही चीज़ आप कर लीजिएगा, ज़्यादा डीप में मत जाइएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, फालतू में जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। अब आता है आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जो टॉपिक रह गया है। कोरिलेशन क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल आर रिलेट टू ईच अदर। दो वेरिएबल अपने आप में कितने रिलेट करते हैं, ये चीज़ फाइंड करने के लिए कोरिलेशन का यूज़ करा जाता है। इसे हम आर की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होता है कोरिलेशन, -1 से लेकर 1 के बीच में ही होता है, इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता। आर इज इक्वल टू -1 रिफ्लेक्ट करता है कि परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। आर अगर -1 से 0 के बीच में है तो नेगेटिव कोरिलेशन, आर 0 है तो कोई कोरिलेशन नहीं है। आर अगर 0 से 1 के बीच में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर आर इज इक्वल टू 1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन भी एक यूनिट फ्री मेजर आपका होता है। कोरिलेशन को हम किस किस तरीके से मेजर करते हैं, स्कैटर डायग्राम से, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंटम कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड से, स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड से, और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन के मेथड से। तो स्कैटर डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का होता है, अगर ऐसा डायग्राम है तो ये परफेक्ट कोरिलेशन है, इस तरीके का है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, इस तरीके का है नेगेटिव कोरिलेशन है, इस तरीके का है तो परफेक्ट नेगेटिव है, इस तरीके का है तो कोई कोरिलेशन नहीं है, और इस तरीके का है तो कर्वीलिनियर कोरिलेशन आपका होता है।
इट डज नॉट कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, ये कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं बताता है, ये सिर्फ डायग्रामेटिकल वो चीज़ें बताता है। सेकंड तरीके का आता है हमारा कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंटम कोरिलेशन। इसमें हमारे दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है हमारा r इज इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं r x टू दी वाई। तो को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। सी ओ वी एक्स वाई मीन्स को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स का मीन वाई माइनस वाई का मीन अपॉन में एन, जिसे हम इस तरीके से भी लिख देते हैं। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालने का फॉर्मूला आप पहले पढ़ ही चुके हैं, रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन की होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहें तो ये फॉर्मूला लगाकर आप ऊपर वाले को स्किप कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाइए, आपका डायरेक्ट ये कार्ल पियर्सन मेथड से कोरिलेशन निकल कर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज आप छोड़िए, ज़्यादा इतना डीप में मत जाइए, ये सारा छोड़ दीजिए। थर्ड हैगा स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड। इसमें क्या होता है, कोरिलेशन बिटवीन टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं किसी के बारे में, उसका कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सारे डाटा को सेम ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। एक्स लिखना पड़ेगा, उसका वाई लिखना पड़ेगा, आर एक्स आर वाई। उसके बाद डी निकालना पड़ेगा, डी कैसे निकालेंगे, आर एक्स माइनस आर वाई। और फिर उसके बाद हमें डी की स्क्वायर करनी पड़ेगी। आर क्या है, यहाँ पर रैंक देंगे हम, इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे जो हमें दिए डेटा में, वाई की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रैंक देंगे, जो सबसे छोटा है उसे वन, जो उससे बड़ा है वो सॉरी हायर से लोअर में देंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक देंगे। जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसे वन रैंक, जो सबसे उससे छोटा है उसे टू रैंक, जो उससे छोटा है उसे थ्री रैंक, ये ऐसे देंगे। फिर इन रैंक का ही डिफरेंस निकालेंगे, वो यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी स्क्वायर करेंगे और यहाँ उसका टोटल ले लेंगे। उसके बाद कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला आएगा 1 माइनस 6 सिग्मा D1 स्क्वायर। जो ये D1 स्क्वायर डी स्क्वायर था, इसका जो ये टोटल है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में आएगा हमारा n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। एन क्या है, टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, तो इससे हमारा कोरिलेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। फोर्थ तरीका है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ये आपका फोर्थ तरीका आएगा जो कोरिलेशन निकालने का। दिस इज यूज्ड व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट मैग्नीट्यूड। इसमें हम मैग्नीट्यूड नहीं देखते, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव, तो तब हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे हमें एग्जाम्पल में दिया गया है, प्राइस दिया है और डिमांड दिया है, तो हमने प्राइस लिखा, इसका साइन लिखेंगे, डिमांड लिखी, इसके आगे साइन लेंगे प्लस या माइनस का, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन निकालेंगे। अब ये साइन कैसे लेंगे, तो टोटल डेविएशन है हमारी 7, मतलब टोटल ये नंबर्स जो हैंगे कितने हैं, जो ये लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन से हमारी निकल के आती है टोटल डेविएशन, एम की वैल्यू निकल के आती है। कॉन्करेंट डेविएशन पॉजिटिव साइन सी। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जो फॉर्मूला होता है कोरिलेशन का, वो होता है √2c माइनस एम अपॉन एम, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन इसमें अब सी क्या होता है, कॉन्करेंट डेविएशन। कॉन्करेंट डेविएशन क्या होता है, कितने पॉजिटिव साइन है इस लास्ट वाले कॉलम में, वो। एम क्या होता है, टोटल साइन कितने हैं, वो। अब ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन हम देते कैसे हैं, तो इसमें हम कोई भी एक वैल्यू मान लेंगे, जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, वही उसी को लेट कर लेते हैं। इसे हम कोई भी एक साइन दे देंगे, मान लिया हमने नेगेटिव का साइन दे दिया। अब इसे जब हमने नेगेटिव का साइन दे दिया, दोनों में सेम ही साइन देंगे। अब इससे ज़्यादा की वैल्यू होंगी उन सब में पॉजिटिव साइन देंगे, इससे कम जो भी वैल्यू होगी उसे हम नेगेटिव का साइन देंगे। उसके बाद जब दोनों के साइन आ जाएंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइनों का, माइनस माइनस पहले वाले कॉलम में कुछ नहीं आता है, फिर सेकंड में प्लस माइनस हो गए, माइनस आ गया, प्लस प्लस हो गए, प्लस आ गया है। तो ये साइन देने के बाद हमारा क्या आ जाता है, कोरिलेशन निकल के आ जाता है इन फॉर्मूलाज की मदद से, ठीक है। ये हो गया आपका कोरिलेशन का कंसेप्ट। अब आपका है रिग्रेशन का कंसेप्ट। रिग्रेशन क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना दूसरे वेरिएबल के बेसिस से, उसके रिलेशनशिप के बेसिस पर, उसे कहा जाता है रिग्रेशन। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें y क्या होता है रिग्रेशन, x क्या होता है इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होता है। तो इफ y डिपेंड्स ऑन x, तो अगर इस इक्वेशन में y x के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अगर यहाँ x की वैल्यू चेंज हुई तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो उसमें हम रिग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो रिग्रेशन दो तरीके से निकलता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x और x ऑन y, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं।
फॉर्मूलाज आपको कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, अब इनमें आप सारी वैल्यू से फेमिलर हैं। एन क्या होता है, टोटल नंबर कितने हैं, एक्स क्या होता है, जो एक्स वाली वैल्यू है, वाई क्या है, वाई वाली जितनी भी वैल्यू है उसका टोटल, माइनस में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यू दी गई हैं, आप इन्हें डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें कोई भी कैलकुलेट करने वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको नहीं करनी है, प्रोबेबल एरर होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट 0.674 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में रूट एन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप छोड़िए। यहाँ पर आपका ये रिग्रेशन का भी खत्म हो जाता है। लास्ट टॉपिक बचता है जो आपकी लास्ट यूनिट है, एक इंडेक्स नंबर। 4 यूनिट में से इंडेक्स नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ 2 और मोर टाइम पीरियड, वन ऑफ विच अ बेस पीरियड। 2 या 2 से ज़्यादा टाइम पीरियड का रेशियो निकालना किसी एक बेस पीरियड से, वो कहलाता है आपका इंडेक्स नंबर। बेस टाइम पीरियड को हम P0 से डिनोट करते हैं, करंट टाइम पीरियड जो हमें निकालना है उसे P1 से। तो प्राइस रिलेटेड कैसे निकलता है, करंट प्राइस अपॉन में बेस प्राइस, तो जिसे हम डिनोट कैसे करते हैं, प्राइस रिलेटेड को P01 अगर लिखा है तो P1 अपॉन P0 फॉर्मूला होता है, P10 है तो P0 अपॉन P1। प्राइस रिलेटिव की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, Pn अपॉन P0, Pn का मतलब जिस पीरियड का पूछा है वो वाला ईयर, अपॉन में P0 मतलब जो हमारा बेस ईयर है वो मल्टीप्लाई बाय 100। अब मेथड क्या क्या होते हैं प्राइस इंडेक्स के, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है जिसमें हम सिग्मा ऑफ P1 अपॉन में सिग्मा ऑफ P0 करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। P1 मतलब जो करंट पीरियड है उसका जो भी प्राइस इंडेक्स है उन सब का टोटल, P0 जो हमारे बेस पीरियड में प्राइस इंडेक्स था उन सब का टोटल अपॉन में करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। वेटेड एवरेज में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में सम ऑफ वेट, ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर हमारे पास 5 तरीकों से निकलता है। लेस पर्स इंडेक्स, इसमें सिग्मा Pn अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं Q0 अपॉन Qn से। पास्चेज मेथड होता है जिसमें हमारा Q, अब यहाँ क्या आ गया, ये प्राइस था तो ये हो जाती है आपकी Q मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी से हम वेट लेते हैं। पास्चेज मेथड है सिग्मा Pn अपॉन P0 मल्टीप्लाई Qn अपॉन Qn, यहाँ पर ये Qn नहीं ये Q0 है, इस वाले में दोनों में Qn आ जाता है मल्टीप्लाई बाय 100। मार्शल एडवर्थ का होता है, उसमें सिग्मा Pn अपॉन में सिग्मा P0 आता है, मल्टीप्लाई में Q0 प्लस Qn अपॉन में Q0 प्लस Qn से मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। बॉलेज में क्या आता है, लेस पेयर्स वाले का जो ऊपर कैलकुलेट करा है, पास्चेज वाले का, दोनों का टोटल अपॉन में 2 कर देते हैं तो बॉलेज में का इंडेक्स आ जाता है। वहीं फिशर्स का इंडेक्स कैसे आता है, रूट में लास्ट पेयर्स इनटू पास्चेज से, ठीक है। इसका फिशर्स वाले का अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चेन इंडेक्स आपके सिलेबस में है नहीं, ये आप मत करिए, अगर हो भी तो भी मत करिएगा, ये सारे टेस्ट रहेंगे आपके। बस ये यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। जो ये टाइम सीरीज वाला है ये इसमें पूरा नहीं है, तो इतना करवा के फ़ायदा नहीं है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको फिर भी एक बार पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी कंप्लीट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा इसका सारा कंटेंट कवर करके एक बार। तब तक के लिए आपकी मे बी आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है अगर आपके लिए। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं कुछ नया कंटेंट आपके साथ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। थैंक यू।